राजनीति की शुरुआत करने वाले युवा राजनेता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा अपने तर्कशील बयानों से पहचाने जाते हैं। आज से लगभग 46 साल पहले उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा गांव गठौली के रहने वाले राधा रमण शर्मा श्रीमती शारदा देवी शर्मा के घर 1 जुलाई सन 1970 को श्रीकांत शर्मा का जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा डीएवी स्कूल गोवर्धन और महात्मा गांधी स्मारक कॉलेज से हुई। उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली आए। डीएवीपी कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में स्नातक की डिग्री हासिल की। इसी दौरान साल 1989-90 में इनका जुड़ाव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हुआ और ये छात्र आंदोलनों में भाग लेने लगे। चलो कश्मीर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गिरफ्तारी भी दी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्रवादी विचारों को छात्रों के बीच पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते रहे। साल 1991-92 में डीएवीपी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष बने और भाजपा युवा मोर्चा में सक्रिय हुए। अपनी कुशल नेतृत्व क्षमता के कारण दिल्ली विधानसभा चुनाव में जमीनी स्तर पर काम करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही साथ कई राज्यों के चुनावों में मीडिया प्रबंधन की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई। उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में इन्होंने कुशल मीडिया प्रबंधन के द्वारा अपना लोहा मनवाया। मीडिया सेल को हाईटेक बनाकर कार्यशैली में अमूल चूल परिवर्तन किए और सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए मीडिया की लाइव फीड और एसएमएस प्रणाली स्थापित की। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में फेसबुक, ट्विटर जैसे उभरते हुए नए मीडिया का इस्तेमाल कर युवाओं के बीच राष्ट्रवादी विचार और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में नित नए हाईटेक प्रयोग किए। इनके राजनीतिक कौशल और कुशल रणनीति प्रबंधन को देखते हुए पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने राष्ट्रीय सचिव एवं हिमाचल प्रदेश का प्रभारी बनाया। ये बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष मीडिया में बड़ी सहजता और प्रमुखता के साथ बेबाक तरीके से रखते हैं। कभी कभी ये उत्तेजित और आक्रामक रुख अपना लेते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की कोर टीम के मेंबर और बहुत ही भरोसेमंद लोगों में जाने जाते हैं। साल 2017 के मौजूदा विधानसभा चुनाव में मथुरा की वृंदावन सीट से इनको टिकट दिया गया है। इसके पहले चरण में श्रीकांत शर्मा ने कंटेस्ट किया। हालांकि जिसका परिणाम तो 11 को आएगा, लेकिन इन्होंने मीडिया का कवर पेज बनाना शुरू कर दिया है। या इन शब्दों में कहें कि मीडिया प्रबंधन और प्रदेश के चुनाव में फिर से लग गए हैं। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रवादी, एकात्म मानववाद में विश्वास रखने वाले मिलनसार ब्रजवासी बांके बिहारी के भक्त हैं। तो आइए करते हैं एक मुलाकात आज की शख्सियत पंडित श्रीकांत शर्मा से। श्रीकांत जी, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। बहुत धन्यवाद। श्रीकांत जी, आप छात्र राजनीति से जुड़े रहे, आप डीएवी के अध्यक्ष भी रहे हैं शुरुआत में, फिर एबीवी में काम किया, तो अब राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और काफ़ी दमदार से रखते हैं अपनी मीडिया में बात। तो कैसे इस सफ़र के बारे में बताएंगे कुछ हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह का मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण आंचल से पढ़े लिखे एक नौजवान को एक राष्ट्रीय टीम में उन्होंने अपना स्थान दिया। मैं हिमाचल का प्रभारी भी हूं, तो सबसे पहले मैं उनको अभिनंदन करना चाहूँगा। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ गाँव में पला बढ़ा कोई नौजवान राष्ट्रीय टीम में आने का सपना देख सकता है, तो हम पार्टी को भी अभिनंदन करते हैं। और इसी का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व में सबसे ज़्यादा सदस्यों वाली पार्टी है। तो हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ परिवार को नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व को यहाँ मौका मिलता है और कोई भी आम जन जो पोलिंग बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता है वो राष्ट्रीय टीम का सपना देख सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख सकता है। तो ये लोकतांत्रिक पार्टी है, इसलिए बड़ी तादाद में लोग इस पार्टी से जुड़ते हैं। और मैं एक सिपाही हूँ पार्टी का, एक कार्यकर्ता के नाते जो दायित्व मुझे मिलता है, चाहे विद्यार्थी परिषद में जब हम काम करते थे, तो एक पैशन होता है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें न रहें। आज भी वो स्लोगन मेरे अंदर गूंजता रहता है और उससे मुझे प्रेरणा मिलती है और लगातार मैं काम करता रहता हूँ अपने संगठन के लिए, अपने देश के लिए। एबीपी से जुड़े रहे तो एक बार ऐसी घटना हुई थी कि एबीपी बहुत कमज़ोर थी छात्र संघों में, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा जादू किया आपने कि चारों सीट आ गई आपकी। तो क्या कोई नहीं, संगठन बहुत मजबूत रहा, मेहनत हुई, सब लोग कार्यकर्ता जुटे वहाँ। निश्चित रूप से
उस समय थोड़ा कमियां रहती थी और हम सब लोग जुटे, मेहनत हुई और लगातार लंबे समय तक हम चारों सीटों पर चुनाव जीतते रहे। क्योंकि मैं मथुरा से पढ़कर आया, तो 12वीं तक मैंने वहाँ शिक्षा ग्रहण की थी। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए मैं दिल्ली आया था। तो जिस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, डीएवी कॉलेज था, वहाँ विद्यार्थी परिषद की जो हमारी इकाई थी वो कमजोर इकाई थी, लेकिन हमारे संगठन मंत्री थे, पूरी टीम वहाँ मुस्तैदी के साथ जुटी और परिणाम ये हुआ कि लंबे समय तक हम डूसू की चारों सीटों पर कब्जा करते रहे। मैं छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा डीएवी कॉलेज का। 2014 में आप पूरा मीडिया कैंपेनर थे और चुनाव हो रहा है, तो 2014 के चुनाव से इस चुनाव में कितना अंतर देखते हैं? और आप चूंकि आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के दोनों के बहुत करीबी हैं, तो बहुत चुनाव करीब से देखा होगा आपने, लोकसभा का भी और अब विधानसभा चूंकि खुद लड़ रहे हैं आप, तो कितना अंतर मानते हैं चुनौतियों के बारे में? देखिए, 2014 में भी परिवर्तन की लहर थी। हर दिन एक नया स्कैम हम टीवी स्क्रीन पे देखते थे, एक नया स्कैम हम अखबारों में पढ़ते थे। तो लोग बदलाव चाहते थे, क्योंकि लंबे समय से एक परिवार को लोगों ने सत्ता में देखा था। तो लोगों का था कि भाई बदलाव के लिए इस बार वोट करना है 2014 में। और मोदी जी से बहुत लोगों को अपेक्षाएं थी, मोदी जी पर लोग बहुत भरोसा करते हैं और 2.5 साल में वो भरोसा और विश्वास बहुत और मजबूत हुआ है। क्योंकि दो मुद्दे अहम थे, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था 2014 के चुनाव में, और एक राष्ट्रीय सुरक्षा। और दोनों ही मुद्दों पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर जिस तरह से आतंकवादी आते थे, घटनाओं को अंजाम देकर चले जाते थे और सिर्फ सरकारें लकीर पीटती रह जाती थी। पहली बार ऐसा हुआ कि जब उरी के अंदर हमारे जावाद सिपाही सो रहे थे और दुर्दांत आतंकवादी आए, रात के अंधेरे का फायदा उठाया और हमारे लोग शहीद हो गए। तो एक संकल्प था पार्टी की सरकार का कि जब तक हमारे जो जावाद सिपाही हैं उनकी जब तक चिता शांत नहीं होगी, उससे पहले ही आतंकवादियों को करारा जवाब दिया जाएगा। तो सीमा के उस पार जाकर, विपक्षी तो सीमा के उस पार जाकर उनको करारा जवाब मिला। उनके आकाओं के नाक के नीचे ही आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने का काम किया और दुनिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारी आर्म फोर्सेस ने बता दिया कि भारत अब सॉफ्ट स्टेट नहीं है, हमारी संप्रभुता पर अगर कोई हमला करेगा तो इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और ये पाकिस्तान को भी बता दिया था। और पाकिस्तान फिर अगर ऐसी कोई गुस्ताखी करेगा तो ये तो सर्जिकल स्ट्राइक है, आगे भी बड़ी कार्रवाई हमारी सेना कर सकती है। ये भी एक मैसेज स्पष्ट रूप से देश को, पाकिस्तान को भी दिया और दुनिया को भी दिया। लेकिन विपक्षी पार्टियों को सबूत मांगने को कितना उचित मानते हैं? निश्चित रूप से हमारे आर्म फोर्सेस के लोग फॉर्मल तो नहीं कहते, लेकिन इनफॉर्मल जरूर उन्होंने कहा था कि भविष्य में अगर ऐसी कोई सर्जिकल स्ट्राइक हम लोग करेंगे तो जो लोग सेना से सबूत मांगते हैं, ऐसे लोगों को हम अपने साथ ले जाएंगे तो आंखों देखा हाल देख पाएंगे कि कैसे सेना जो है सर्जिकल स्ट्राइक करती है। श्रीकांत शर्मा जी से हमारी बातचीत जारी रहेगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस चुनाव में वोट संख्या बहुत बढ़ रही है, तो इसका फायदा किसको मिलने वाला है? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव परिवर्तन और बदलाव का चुनाव है। 15 साल से यहाँ कुशासन है, अपराध है, भ्रष्टाचार है और आम मतदाता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज का भी अगर आप कैंपेन देखें तो अखिलेश कभी जो मतदाता का कैंपेन है उससे दूर भाग रहे हैं, क्योंकि ये राज्य का चुनाव है, केंद्र का चुनाव तो नहीं है। और राज्य के चुनाव में मुख्यमंत्री की जवाबदेही होती है, मुख्यमंत्री को अपना रिपोर्ट कार्ड देना होता है। जो 2012 में मुख्यमंत्री के रूप में जब आए अखिलेश, तो उनकी सरकार ने जो वायदे किए थे, मुलायम सिंह जी ने जो वायदे किए थे, उन पर अखिलेश पूरी तरह से खड़े नहीं उतरे हैं। तो उनकी जवाबदेही बनती है, लेकिन उन मुद्दों से भागकर वो प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगाएंगे, केंद्र की सरकार पर आरोप लगाएंगे। हम तो कहते हैं अखिलेश जी की जवाबदेही आपकी बनती है, आप मुख्यमंत्री हैं, आप यहाँ अपराध की घटनाएं अगर बढ़ रही हैं तो उसमें मुख्यमंत्री की जवाबदेही तय होती है। लेकिन राज्य के चुनाव में तो अखिलेश जी को रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए, लेकिन अखिलेश जी के रिपोर्ट कार्ड में क्या है? 8 साल के मोहम्मद शमी की मुजफ्फरनगर के अंदर हत्या हो गई, बरेली के अंदर गौ तस्करों ने मनोज मिश्रा जी को मार दिया, जवाहरबाग के अंदर 300 एकड़ जमीन पर कब्जा किया। अखिलेश गृह मंत्री भी है मुख्यमंत्री के साथ साथ, वहां मुकुल द्विवेदी की हत्या हो गई, संतोष यादव की हत्या हो गई और अखिलेश कुछ नहीं कर पाए। कुंडा के अंदर जो सीओ थे वहां के जिया उल हक, उनकी हत्या हो गई। और अभी अगर आप देखिए सुल्तानपुर के जो एमएलए हैं, जो अखिलेश के खासम खास हैं, वर्मा जी, आज भी वो सलाखों के पीछे नहीं है। पहले आप बलात्कार करेंगे, फिर वो जो महिला को सुरक्षा दी गई थी उसकी सुरक्षा वापस की जाती है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये ट्रेजेडी टूरिस्ट हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव, जहां मौतें होती हैं, जहां ट्रेजेडी होती है वहां जाते हैं। अभी उनके परिवार के लोगों के साथ मिलने क्यों नहीं गए? जवाबदेही से बचने के लिए आप कुछ भी किसी के ऊपर आरोप लगाइए, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की कृषि की दर क्यों 2% के आसपास है? यहाँ पर नहर नाले सूखे क्यों पड़े हुए हैं? यहाँ पर बहन बेटियों की आबरू के साथ खिलवाड़ करने वालों को अखिलेश संरक्षण क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अखिलेश जी को मालूम है कि जनता में अखिलेश को लेकर कोई भरोसा नहीं है, जनता उनको पूरी तरह से खारिज कर चुकी है। तो अखिलेश जी को लगता है कि वो अपराधी और बलात्कारी और ये खनन माफिया, भू माफिया, शराब माफिया के माध्यम से चुनाव जीत सकते हैं। इसीलिए देखिए अतीक अहमद पर कितने केसेस हैं,
कोर्ट तक ने टिप्पणी की है कि भाई आखिरकार इनकी जमानत आप क्यों खारिज नहीं कर रहे हैं जब इनके पास इनके ऊपर इतने केसेस चल रहे हैं। तो एक तरफ तो अखिलेश विकास का ढोल पीटते हैं, दूसरी तरफ टाट पट्टी आप स्कूल में नहीं दे सकते, आप चिकनगुनिया मलेरिया से जो मौतें उनके दवा आप नहीं दे सकते। ये मेरा आरोप नहीं है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश है। तो इसमें जवाबदेही अखिलेश की तय होती है और अखिलेश पूरी तरह से, जैसे 2012 में अखिलेश जी की बुआ पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थी, लोगों ने उनको खारिज किया था, तो इस चुनाव में हुआ के जो बबुआ हैं जनता ने उनको खारिज किया है। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने बड़ा विकास किया है, मेट्रो दिया, आगरा एक्सप्रेसवे दिया, डायल 100 दिया, तो कैसे इसको लेते हैं? वो तो कह रहे हैं बहुत विकास हुआ हमारे में। तो विकास किया तो फिर बैसाखियों के सारे सत्ता में वापसी क्यों जा रहे हो? आपके विरोधाभासी है, एक तरफ विकास का ढोल पीट रहे हो, दूसरी तरफ राहुल गांधी जैसी फ्लॉप पार्टी के साथ मिलकर आप सत्ता में वापसी चाहते हो और कहते हैं यूपी को साथ पसंद है। यूपी को साथ बलात्कार, अपराध, भ्रष्टाचार का साथ पसंद नहीं है, यूपी को विकास पसंद है। और विकास ना तो राहुल की सोच में है और ना ही अखिलेश की सोच में है। अगर आपने विकास किया होता, आप एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है 10,000 किलोमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से हम हाईवेज का निर्माण कर रहे हैं। अगर 2.5 साल में देखें तो आप 25,000 किलोमीटर हम लोग बना रहे हैं और आप अखिलेश यादव जो है सिर्फ वो 600 किलोमीटर के सिर्फ हाईवे को ढोल पीट रहे हैं। अच्छी बात है आपने बनाया, लेकिन जो गांव की सड़कें हैं, जो खस्ता हालत हैं, उनको क्यों नहीं आपने बनाया? 5 साल में सिर्फ एक हाईवे बनाएंगे आप? हम तो 10,000 हाईवे बना रहे हैं 1 साल के अंदर। तो ये सोच की आप इसमें अगर आप देखें तो गति, जहां मोदी जी के काम करने की गति है 10,000 किलोमीटर प्रति वर्ष, वहीं अखिलेश यादव की गति है 600 किलोमीटर 5 साल में। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हालात बद से बदतर हैं। दूसरा, हम अखिलेश से ये भी पूछना चाहते हैं कि आप विकास का ढोल पीट रहे हैं, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि चिकनगुनिया मलेरिया से जो लोगों को नहीं बचा सकता है, तो क्यों ना ऐसी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ये कहता है कि आप गांव के अंदर बेसिक प्राइमरी पाठशाला के अंदर आप टाट पट्टी नहीं दे सकते। तो ये कैसा विकास है? तो अखिलेश यादव अपने ही ट्रैप में खुद फंसे हुए हैं। एक तरफ तो वो 3 पेज का विज्ञापन अखबार में देते हैं, टीवी पे देते हैं, मैंने विकास किया है, दूसरी तरफ वो 3 टांग की बैसाखी लेकर सत्ता में वापसी को ख्वाब देख रहे हैं। मुलायम सिंह जी कभी कहते हैं हम प्रचार करेंगे गठबंधन का, कभी नहीं करते हैं, तो कैसे लेते हैं क्या जो झगड़ा है आपस में मुलायम सिंह और अखिलेश जी? देखिए, अखिलेश जी की तानाशाही सोच है। अखिलेश जी मुगलिया सोच के आधार पर काम कर रहे हैं। जो बेटा अपने पिता का नहीं हो सकता, वो राज्य के लोगों का क्या होगा? अखिलेश जी को मालूम है कि 2012 में मुलायम सिंह जी थे जो सारी चीजों को काट कर लेकर आए और अखिलेश जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि नहीं, पिता को ही अपदस्थ कर दिया उन्होंने उनके पद से, जबकि सबको मालूम है कि अखिलेश जी ही हैं। मुलायम सिंह जी के बाद कौन है इस पार्टी में? अखिलेश जी हैं, क्योंकि ये परिवारवाद की पार्टी है, कोई लोकतांत्रिक पार्टी तो है नहीं। खैर, उनके घर का मसला है, क्या करें क्या ना करें। लेकिन अखिलेश पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं। अखिलेश का फ्रस्ट्रेशन है, अखिलेश जी को अपने काम पर भरोसा नहीं है क्योंकि उन्होंने काम किया नहीं है। अखबारों के विज्ञापन से देश नहीं चलता, ना ही प्रदेश चलता है। अगर आपने विकास किया होता तो राहुल गांधी जैसे लोगों के साथ मिलकर आप गठबंधन नहीं बनाते। तो राहुल और अखिलेश ने जो वायदे किए थे, या अखिलेश ने जो कुछ कहा है, अखिलेश के ही काम, अखिलेश के ही उनकी पोल खोलते हैं। नोटबंदी को कैसे लेते हैं? विपक्षी कहते हैं कि नोटबंदी से जनता बहुत परेशान है, किसान बहुत परेशान है। नोटबंदी से सिर्फ बीएसपी परेशान है, कांग्रेस परेशान है, अखिलेश परेशान है, जनता तो बहुत खुश है, क्योंकि ये फैसला भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए लिया गया फैसला है। ये फैसला आतंकवादियों को जो धन मुहैया कराते हैं उनकी कमर तोड़ने के लिए, जो इस देश में नार्कोटिक्स का धंधा करते हैं, नशीले पदार्थों का धंधा करते हैं, उनकी कमर तोड़ने के लिए, जो सीमा के उस पार बैठे हैं, जो हमारे दुश्मन हैं और देश के अंदर नकली नोटों का कारोबार करते हैं, ये फैसला उनके खिलाफ था। ये फैसला उनके खिलाफ था जो गांव के गरीब के विकास के लिए पैसा जाता है, लेकिन उन्होंने उस पैसे को अपने घरों में तिजोरी में रखा हुआ था। मेरा स्पष्ट मानना है और संकेत मेरा यह है कि जो पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट का जो नेक्सस था, जिसका जिक्र राहुल गांधी के पिताजी करते थे, राजीव गांधी, कि गांव के विकास के लिए 1 रुपया अगर केंद्र से जाता है तो 90 पैसे सिर्फ भ्रष्टाचार की बलि चढ़ते हैं, 10 पैसे नीचे पहुंच पाते हैं। तो ये कुठारघात उनके ऊपर था। बौखलाट में अखिलेश जी भी हैं, मायावती जी भी हैं और राहुल गांधी जी भी हैं, क्योंकि इनका जो बेस है वो करप्शन है, भ्रष्टाचार है। और हमारा संकल्प है कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। भ्रष्टाचार समाप्त होगा तभी उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास होगा, देश का चौमुखी विकास होगा। लेकिन ये फैसला कोई राजनीति से प्रेरित नहीं था, ये फैसला किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं था, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं था। ये फैसला था भ्रष्टाचार को हमको जड़ समेत इस देश से समाप्त करना है। सरकार बनने के बाद ऑपरेशन मंजू चालू करेंगे, लेकिन क्या विपक्षी कहते हैं कि ये किसी वर्ग विशेष के लोगों को परेशान करने के लिए चालू किया गया है? देखिए, एंटी रोमियो टास्क है वो फोर्स जो बनेगा, और बेटियां तो साझा होती हैं सबकी, चाहे वो किसी की बेटी क्यों ना हो।
मेरी बेटी हो, आपकी बेटी हो, किसी अन्य की बेटी हो, और जब बेटी स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, जब तक वो वापस घर नहीं आ जाती है, कोई भी माँ क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से संबंध क्यों ना रखती हो, वो तब तक बेचैन रहती है जब तक उसकी बेटी घर नहीं आ जाती है। क्योंकि ये जो बहन बेटियों के साथ, आबरू के साथ जो खिलवाड़ करने वाले हैं, इनका कोई धर्म नहीं होता है। ये दरिंदे हैं, ये इनको सबक सिखाना ही चाहिए। तो सिर्फ अखिलेश को छोड़ दें, राहुल गांधी को छोड़ दें, तो समाज में इस एंटी जो रोमियो टास्क फोर्स है, इसका पूरा समर्थन बहन बेटियां इसका समर्थन कर रही हैं। क्योंकि बहन बेटियों को ही सबसे ज्यादा इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो बहन बेटियों को छेड़खानी करते हैं, उनकी आबरू के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो हमने ऐसे लोगों के खिलाफ एक एंटी रोमियो टास्क बनाया है। उससे चिढ़ क्यों है अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को? इसका मतलब आप ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आप समर्थन देते हैं। और इसके उदाहरण भी हैं। सुल्तानपुर के जो एमएलए हैं, पहले आपने किसी महिला के साथ बलात्कार किया, फिर उस महिला को सुरक्षा दी गई, अखिलेश की सरकार ने सुरक्षा वापस क्यों ली? फिर महिला की हत्या कर दी जाती है। तो यही तो है, ये जो गंदी सोच है, जो गलत सोच है, अपराधी अपराधी होता है, उसको वोट बैंक के चश्मे से अखिलेश भी देखते हैं और राहुल गांधी भी देखते हैं। हम वोट बैंक के चश्मे से अपराधियों को नहीं देखेंगे। हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम हमारी सरकार करेगी। कॉमन सिविल कोड पे भी यही रहेगा। कॉमन सिविल कोड में हमने बहन बेटियों की जो इज्जत है, आबरू है, जो उनका मान सम्मान है, उसको लेकर हमने 3 तलाक का विरोध किया है। 3 तलाक का कोई स्थान आज के समाज में नहीं है। जो इस्लामिक कंट्री है, वहां भी इसका लोग समर्थन नहीं करते हैं, तो हमारे देश में ये लागू क्यों नहीं हो सकता? कॉमन सिविल कोड और 3 तलाक दोनों अलग अलग विषय हैं। 3 तलाक जो विषय है, ये महिलाओं के सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। महिलाओं का शोषण ना हो, महिलाओं का दुरुपयोग कोई ना करे उनकी आबरू के साथ। तो ये चीजें हैं जो महिलाओं के मान सम्मान के साथ हमने जोड़कर देखा है इसको। और महिला कहीं भी हो, किसी भी धर्म की क्यों ना हो, किसी भी जाति की क्यों ना हो, उसका सम्मान हमारी प्राथमिकता है। और इसको राजनीतिक कलर देने की कोई कोशिश ना करे। और जो लोग इसको राजनीतिक कलर देने की कोशिश कर रहे हैं, वो महिलाओं के सम्मान में उनका कोई विश्वास नहीं है, महिलाओं के सम्मान में उनका कोई भरोसा नहीं है। श्रीकांत शर्मा जी से हमारी बातचीत जारी रहेगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप मथुरा से आते हैं। कृष्ण जन्मभूमि और राम जन्मभूमि बहुत बड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, था शायद। अब आगे क्या मुद्दा नहीं रह गया? देखिए, 500 साल पहले कुछ विदेशी आक्रमणकारी आए, आतताई आए, उन्होंने भगवान राम के मंदिर को तोड़ दिया। और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह मंदिर था, और अब वहां मंदिर है, मंदिर वहां था, अब मंदिर को भव्यता प्रदान कर रही है। और भव्यता के 2 रास्ते हैं, एक कोर्ट का रास्ता है, एक आम सहमति का रास्ता है। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं, जो लोग मंदिर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, वो सब लोग खुलकर मंदिर निर्माण का समर्थन करें, तो वहां मंदिर का निर्माण हो जाएगा। अन्यथा कोर्ट का एक रास्ता है। तो हम तो सबकी सहमति से ही मंदिर निर्माण वहां चाहते हैं, या कोर्ट के रास्ते से मंदिर का निर्माण चाहते हैं। जहां तक भगवान कृष्ण की जन्मस्थली की बात कर रहे हैं, दुनिया के जितने भी धर्म हैं, आप किसी भी धर्म के, आप चाहे मक्का मदीना चले जाइए, आप वेटिकन सिटी चले जाइए, वहां जो आपको विश्व स्तर की सुविधाएं हैं, लेकिन ना तो मथुरा में वो सुविधाएं हैं, ना ही वो अयोध्या में वो सुविधाएं। क्यों नहीं है? मतलब क्या ये तीर्थ स्थान नहीं है? क्या इनको उस तरह से प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए? हमारी सरकार आएगी, इन सभी तीर्थ स्थानों को पूरी तरह से प्राथमिकता दी जाएगी। और दुनिया के अंदर जो भगवान राम के भक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, जिनकी जहां जहां आस्था है, उन स्थानों को हम पूरी तरह से व्यवस्थित करेंगे। वहां सभी विश्व स्तर की सुख सुविधाएं होनी चाहिए। यात्रियों के लिए, तीर्थ यात्रियों के लिए वो सुविधाएं देने का काम करेंगे। लेकिन इसको किसी मजहब के चश्मे से या किसी सांप्रदायिक चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत, हमारी संस्कृति बहुत पुरानी संस्कृति है। बहुत लोग आए, हमारी संस्कृति को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन वो यहाँ से पराजय होकर उल्टे मुंह ही उनको जाना पड़ा। हमारी एकता, अखंडता को कोई तहस नहस नहीं कर पाया। तो हमारी यूनिटी, हमारी ताकत हमारी संस्कृति है, और हमारा भरोसा अपनी संस्कृति में है। मायावती ने कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार न बनाएंगे, न सहयोग लेंगे। तो मायावती के साथ कौन सरकार बना रहा है? वो तो ख्वाब देख रही है अपने आप से। मतलब जिनके राज्य में 1100 से ज्यादा दलितों की हत्याएं हो जाती हैं, 30,000 से ज्यादा दलितों का उत्पीड़न होता है, जेल के अंदर जो अधिकारी हैं, मेडिकल ऑफिसर्स की हत्या हो जाती है, भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है, ऐसी बहन जी के साथ हम क्यों जाना चाहेंगे? ये तो बहन मायावती हो चाहे अखिलेश यादव हो, ये तो सब कांग्रेस के वो हैं चट्टे बट्टे। कांग्रेस इनसे समर्थन लेती रही है और कांग्रेस इनको समर्थन देती रही है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की उत्तर प्रदेश में सरकार बन रही है, क्योंकि हम सब जगह कॉमन फैक्टर हैं। कहीं हमारी लड़ाई सपा से है, कहीं हमारी लड़ाई बसपा से है, कहीं हमारी लड़ाई आरएलडी से है, लेकिन सब जगह हम हैं।
और जनता बदलाव चाहती है। हमने सुशासन दिया है, हम सुशासन दे रहे हैं और हम सुशासन देंगे। बीजेपी का तो मानना ही है, परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिटिक्स पे हम लोग बिलीव करते हैं। मैं राहुल गांधी को और अखिलेश यादव को आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूं, बहस करें ना विकास के ऊपर, क्यों वो पीछे भाग जाते हैं? आप राहुल गांधी का भाषण सुन लीजिए, अखिलेश यादव का भाषण सुन लीजिए, सकारात्मक बोलते ही नहीं है, सिर्फ नेगेटिव बोलते हैं, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है। प्रधानमंत्री पर आलोचना करने से आप पूरा रैली का भाषण समाप्त कर देंगे। आपने क्या किया भाई? 10 साल तो राहुल गांधी को मौका मिला, 5 साल अखिलेश यादव को मौका मिला। आपका रोड मैप उत्तर प्रदेश को लेकर क्या है? जनता तो ये पूछना चाहती है, लेकिन आप फिर वही ढाक के 3 पत्ते। तो जनता इनको खारिज कर चुकी है। और ये जो अलायंस है, ये कोई राहुल और अखिलेश का अलायंस नहीं है, ये अपराध और भ्रष्टाचार का कॉकटेल है। आप मथुरा के रहने वाले हैं, मथुरा से चुनाव भी लड़ रहे हैं, कैसे लगता है मथुरा के लिए क्या देंगे आप? देखिए, मथुरा ब्रज भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। ब्रज का चौमुखी विकास मेरी प्राथमिकता है। मेरे यहाँ मीठा पानी तक लोगों को पीने के लिए नहीं है। 84 कोस के अंदर जो आवश्यक सुविधाएं वो लोगों के पास नहीं है। तो मेरी प्राथमिकता मेरे पूरे ब्रज को, मेरी प्राथमिकता पूरे उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास हमारी प्राथमिकता है। ब्रज का विकास, उत्तर प्रदेश का विकास। गाँव में सड़कें नहीं हैं, नहर नाले सूखे पड़े हैं, बहन बेटियों की आबरू के साथ लगातार खिलवाड़ होती है, अपराधियों को खुला संरक्षण अखिलेश सरकार देती रहती है। लखनऊ आप देखिए, एक तरीके से जो पूरे अपराधी हैं जिनको अखिलेश सरकार संरक्षण देती रही है वो आपको यहीं मिल जाएंगे। अभी आप कल देखें, आप किसी एक नौजवान की हत्या कर दी गई, किसी एक शराबी ने, सिर्फ वो धूल उड़ा रहा था। तो लॉ एंड ऑर्डर इस चुनाव का बड़ा मुद्दा है। जहाँ तक मथुरा की आपने मुझसे बात पूछी, एक रोड मैप पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर हमारी पार्टी ने बनाया है, तो उस पर हम आगे काम करेंगे। मीडिया और भाजपा में बड़ी दूरी थी, कहा जाता है श्रीकांत शर्मा ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मीडिया को और भाजपा को आपस में सकारात्मक दिशा में ले आने के लिए। देखिए, मीडिया में बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव होने के कारण परसेप्शन एक बन जाता है। तो मेरी टीम, मैं, मेरे बड़े सभी नेता, श्रीकांत शर्मा अकेले कुछ नहीं है, एक बड़ी टीम हमारी काम करती है, जिसका नेतृत्व मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह करते हैं। उससे पहले माननीय राजनाथ जी, वेंकैया जी, ये सब लोग, उसका माननीय नितिन जी, सब लोगों का इसमें भरपूर योगदान रहा है। तो एक परसेप्शन, गलत परसेप्शन बनाया जाता है। मीडिया में आप लोग हैं, आप लोडेड आते हैं, जब आपसे बातचीत हो जाती है तो आप कई इश्यूज पे हम आपको कन्विंस करते हैं, आपको वास्तविकता बताते हैं, तो फिर आप वास्तविकता को स्वीकार करते हैं। तो ये हमारा सबका काम रहा है। तो एक उन लोगों ने जिन्होंने देश को लूटने का काम किया है, भाजपा को लेकर उन्होंने खूब भ्रम फैलाने की कोशिश की, तो भ्रम को मैंने समाप्त किया और वास्तविकता के साथ पत्रकारों को रूबरू कराया। और पत्रकारों का खूब स्नेह मुझे मिला। आज भी पत्रकार मुझे बहुत प्यार करते हैं, खूब स्नेह करते हैं। जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, उनका आशीर्वाद भी मैं लेता हूँ। आप जैसे जो हम उम्र हैं, मेरे दोस्त हैं, उनका मैं सहयोग भी लेता भी हूँ और जानकारी भी लेता हूँ। तो ये मैंने सोचा कि ये टीम वर्क है और कोई भी पत्रकार ऐसा मुझे नहीं मिला जो मेरी बातों से सहमत नहीं हुआ। ठीक है, कई चीज़ों से आप सहमत नहीं होते हैं, लेकिन समय जब आता है, अब हमने डेवलपमेंट किया है, हमारे बारे में कहा जाता है कि हम आएंगे तो मुसलमान जो है त्राही त्राही करेगा, लेकिन अभी तक तो कहीं ऐसी कोई घटना हुई नहीं। आखिरी सवाल, श्रीकांत जी, आप बीजेपी की बात मीडिया में बहुत दमदार से रखते हैं, लेकिन शर्मा जी को गुस्सा बहुत आता है। नहीं, बात करने का, अगर आप 4 लोग एक झूठ लगातार आप बोलेंगे और जब कोई सच बोलता है तो फिर 3 लोग एक साथ बोलना शुरू कर देंगे, तो गुस्सा मुझे नहीं आता है। मैं अपनी बात को अपने तरीके से रखता हूँ, बहुत लोगों को पसंद भी आता है। और आपके बात को रखने से जरूरी नहीं कि सभी लोग आपको पसंद करते हों, कुछ लोग हैं जो नापसंद भी करते हैं। आपका सुझाव अगर है ऐसा, तो निश्चित रूप से उस सुझाव पर भी मैं काम करूँ। तो ये थे श्रीकांत शर्मा जी, जिन्होंने एक वादा हमारे चैनल के द्वारा किया है कि अब ये डिबेट में गुस्सा नहीं करेंगे। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ।